First of all, I welcome all of you on the World Tourism Day. And today this press conference was called for awareness of tourism in and around the region of the city of Gates and the historical city of Aurangabad, recently change of name to Chhatrapati Sambhaji Nagar. So it's my pleasure to welcome all the press here to be present for this event. And to start with, the city of Aurangabad from ancient times is known as the city of gates. And Aurangabad is a smart city, not today, but about 400 years before. Okay. वर्ल्ड टूरिज्म डे जो मनाया जाता है, ये सारी दुनिया में टूरिज्म प्रमोशन और टूरिज्म मार्केटिंग के लिए होता है. इससे टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए वेरियस प्रोग्राम्स कंडक्ट होते हैं. मगर हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे शहर में, जिसको सिर्फ एक महाराष्ट्र का टूरिज्म हब कहा जाता है, और टूरिज्म हब ये सिर्फ अब स्पीचेस में बोला जा रहा है या कागज पे दिख रहा है. प्रैक्टिकल में आप अगर सिटी में कहीं पर भी जाएंगे तो ऐसी कोई चीज आपको नजर नहीं आती जिससे ये टूरिज्म हब नजर आए. यहाँ का जितना हेरिटेज है और यहाँ जितने हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है, ये इतने एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स है कि ये यूनेस्को ने औरंगाबाद रीजन को और स्पेशली एलोरा एंड अजंता को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स डिक्लेयर किया है. मगर हमारी ये बदकिस्मती है कि हमेशा ये रीजन को एक बैकवर्ड रीजन बनाकर इसे हमेशा निग्लेक्ट किया गया, जिसकी वजह से यहाँ पे ना कभी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हुआ, ना कभी कोई रीजन का डेवलपमेंट हुआ, ना हमारा टूरिज्म का कोई प्रमोशन हुआ. जबकि टूरिज्म इंडस्ट्री एक इतनी पावरफुल इंडस्ट्री है, इसमें जो पोटेंशियल है, इसको अगर हम एनकैश करते हैं तो यहाँ पे जॉबलेसनेस का जो प्रॉब्लम है, इसको हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में कन्वर्ट करके कई लोगों को जॉब्स प्रोवाइड कर सकते हैं, कई यूथ का भविष्य सुधार सकते हैं. यहाँ पर आज G20 का बहुत सा बजट आया, उसके बाद स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट बुलाया गया. अब ये ना स्मार्ट सिटी के उस डेफिनेशन में बैठता है आज तक, और ये जितना भी फंड्स आया और जो G20 में भी जो फंड्स आया, आप लोग ये चीज को देख सकते हैं कि ये जो फंड यहाँ पे स्पेंड किया गवर्नमेंट ने जितना भी, उसका कहीं पर कोई रिजल्ट्स नजर आते हैं क्या? और G20 में भी ब्यूटिफिकेशन में सिर्फ और सिर्फ ये मॉन्यूमेंट्स को एक फोकसेस लगाकर प्रोजेक्ट किया गया है. सिर्फ फोकस लगाने से कोई डेवलपमेंट नहीं होने वाला है, इसमें सिर्फ मिसयूज ऑफ फंड्स होता है. अब यहाँ पर टूरिज्म प्रमोशन के लिए एक फेस्टिवल होता है साल में, वो भी जिसके लिए सारे लोकल स्पॉन्सर्स को भी पकड़ा जाता है, टूरिज्म डिपार्टमेंट के भी पैसे आते हैं, कॉरपोरेशन से भी फंडिंग आती है, और इसके बाद एक कल्चरल फेस्टिवल यहाँ पर होती है, एलोरा फेस्टिवल, जिस फेस्टिवल के अंदर करोड़ों रुपया लगाया जाता है. और इसका रिजल्ट अगर आप देखेंगे तो टूरिज्म को जीरो बेनिफिट है. आप पूरी फेस्टिवल में अगर आपने कंडक्ट किया सर्वे, तो आपको पूरे टूरिज्म के हिसाब से वहां पे 10 टूरिस्ट क्या 2 टूरिस्ट भी दिखेंगे नहीं. तो ये फेस्टिवल्स टूरिज्म प्रमोशन के रहती है, टूरिस्ट पार्टिसिपेशन होना चाहिए, तो जब इसकी मार्केटिंग होती है. अगर हमारे पास प्रोग्राम्स कंडक्ट हो रहे और उसका कोई आउटकम नहीं है, तो इसके लिए वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी करने से फायदा नहीं है, बल्कि हमारे अथॉरिटीज, कंसर्न डिपार्टमेंट्स को इसके ऊपर सवाल करने की जरूरत है, इस पे सवाल उठाने की जरूरत है कि हमने ये प्रोग्राम्स किस मिशन के लिए किया था और उसका रिजल्ट क्या है. इतना एक्सपेंडिचर हुआ है तो उसका हमारा कोई यूज क्या हुआ है. इस रीजन को आपने अपलिफ्ट करने का कभी काम सोचा नहीं है. यहाँ की टाउन प्लानिंग जो होती है, यहाँ के जो रोड्स है, ये टूरिज्म सिटी का जो इम्पैक्ट आना चाहिए, जैसे स्मार्ट सिटी बोला जा रहा है, एक हेरिटेज बोला जा रहा है, तो यहाँ के जो रोड्स जा रहे हैं वेरियस मॉन्यूमेंट्स पे, यहाँ पे ना प्रॉपर कोई साइनेज है, ना कहीं पर कोई ट्रैफिक सेफ्टी का कोई. अब ये थोड़ी सी बारिश हुई, जहां वहां सारे रास्ते पूरे बंद हो गए, जगहों पे रोडों पे पानी का तमा हुआ है. इससे और कुछ नहीं है कि मच्छर और नई बीमारियां फैलने का डर है, डेंगू जैसी बीमारी फैलने का डर है, हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, और इंटरनेशनल टूरिस्ट को आप इनवाइट कर रहे हैं.
कभी भी आपको घर सेट करना पड़ता है गेस्ट आने से पहले। गेस्ट आने के या गेस्ट जाने के बाद आप घर को सेट करते हैं, ये उसका तरीका गलत है। इससे एक बैड इंप्रेशन और नेगेटिव मार्केटिंग होकर वो बात ज्यादा तेजी से फैलती है और टूरिज्म के ऊपर उसका इफेक्ट जो आज आप देख सकते हैं। आज अक्टूबर शुरू होने जा रहा है और अभी तक अगर आप शहर का इनफ्लो ऑफ टूरिस्ट देखेंगे, हार्डली 0.1 या 2% होगा, उसके ऊपर नहीं है। काम करणाऱ्या बऱ्याच संघटना आहेत, जसवंत सिंग वगैरे, या संघटनेशी तुम्ही संपर्क साधलाय का? आप ये सारे संगठनों को ये पूछोगे डॉक्टर फिरोज खान कौन है यहाँ पर? मैं महाराष्ट्र का पहला डॉक्टरेट इन टूरिज्म, प्रॉपर टूरिज्म फील्ड से ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट नहीं, मैं डॉक्टरेट हूं। और ये आज तक आपने जो बात छेड़ा है, जसवंत सिंह, ये भी टूर ऑपरेटर्स है और टूर ऑपरेटर्स का बिजनेस सिर्फ जो चीज यहाँ आती है उसको घुमाने का है, यहाँ के रीजन को मार्केट करने का नहीं है। मार्केटिंग एक अलग चीज है, सेल एक अलग चीज है और सर्विस एक अलग चीज है। तो ये थर्ड लेवल पे जो सर्विसेज आते हैं, ये सर्विस प्रोवाइडर्स है। और ये लोग भी क्या करेंगे, इनके हाथ में है क्या? सबसे संपर्क है मेरा, हर एक बोलता हम लाचार है, क्या करेंगे, रोटी कहां मिलती है, खुशामदी करते फिरना है, जो चल रहा है तो वो भी बंद हो जाएगा। लोग डर के मारे चुप बैठे, पर हम एनजीओ चलाते हैं, हम किसी के दबे हुए नहीं है, हम जो सच है वो बात करना जानते हैं और जो फैक्ट्स है, जो फिगर्स है, मैं उसके ऊपर आपकी बात कर रहा हूं। इसमें मैं अकेला खड़ा या मेरे साथ 100 खड़े, इससे कोई मतलब नहीं। बात और मुद्दा क्या है वो इंपॉर्टेंट है। आपके लिए मुद्दा क्या है उस पर इंपॉर्टेंस दीजिए। आप मेरे साथ कौन बैठता है इस पर कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। बात क्या कर रहा है, सच्चाई है, दम है, तो मीडिया उसके लिए साथ दे। वरना ये आजकल के जो मीडिया चल रहा है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम लड़ाओ और पॉलिटिकल, दूसरे उसके अलावा तुम्हारे पास आज न्यूज क्या है कोई पेपर में? आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के अधिकारियों से कुछ बात हुई है? आर्कियोलॉजिकल वालों से मेरी सुपरिटेंडेंट से इससे पहले मैं जाके बात किया था, जब मकबरे की कंपाउंड वॉल के उधर से वो गिरा था। उस टाइम के जो सुपरिटेंडेंट थे आर्कियोलॉजिस्ट, उन्होंने बताया था कि भाई वेरी सून वी आर गोइंग टू रिपेयर दिस एंड दिस। अभी भी आप उसका इस वेस्टर्न साइड का वॉल देखेंगे तो पीछे से पूरे वो ईंटों के भट्टे और गोबर के उपले वो थोपे हुए वो गाड़ी। तो अब ये हेरिटेज का ये यूज हो रहा है। अब पंचक्की में जाइए, पंचक्की के अंदर घुसने को जाओ तो आपका गेट कितना सा है देखिए आप, उसमें अंदर दुकानें कितनी लग गई है और वो पानी का हाउस का वहां पे कंजेशन कैसा है। उसके अंदर जाओ तो वहां पे ना इंफॉर्मेटरी साइंस है। एक प्रॉपर गाइड के बगैर तो आप कोई साइट पे जाके खड़े भी नहीं रह सकते और आपको ये भी नहीं मालूम पड़ेगा कि टूरिज्म साइट है। अगर आपके पास हर डेस्टिनेशन पे डेस्टिनेशन बोर्ड होगा विद प्रॉपर इंफॉर्मेशन, टूरिस्ट का इंटरेस्ट बढ़ेगा और टूरिस्ट को समझ में आएगा तो उसका इंटरेस्ट और बढ़ेगा, वो 10 को आपकी मार्केटिंग करके देगा। अब यहाँ पे आर्कियोलॉजी वालों का भी जो काम है, सिटी के गेट्स लिए, उसके साइड से उन्होंने पूरी फसीलें तोड़ दी, कॉर्पोरेशन ने रोड वाइंडिंग कर दी। तो सिर्फ एक एग्जिस्टिंग रोड को बड़ा करना मतलब हेरिटेज को डैमेज करके रोड बड़ी हो गई, दैट इज नॉट अ डेवलपमेंट। आप एक पैरेलल उसका कोई दूसरा अल्टरनेट वो बनाइए। और जो गेट्स आपने आइसोलेट करके फेंस किया और लॉक मार दिए, आप उसको प्रॉपर एक टूरिस्ट लोकेशन के हिसाब से टूरिस्ट को एंटर होने दीजिए, लोगों को जाके देखने दीजिए। रोड का अलावा भी वहां पे अंदर जाके वो देखेंगे दिल्ली गेट का आर्किटेक्चर कैसा है। मैं आपको बताता हूं, औरंगाबाद के कोई भी गेट दो एक जैसे नहीं है, हर गेट का आर्किटेक्चर अलग है, अंदर का डिजाइनिंग अलग है और ये उसकी स्पेशलिटी है। इट इज वैरायटी ऑफ आर्किटेक्चर इन ऑल द गेट्स। नो टू गेट्स आर सिमिलर इन एंटायर सिटी। अब आपने कभी आपको इसको नोट किया? आपने सिर्फ दरवाजे ऐसे समझते हैं। ये भड़कल गेट देखिए आप, भड़कल का आर्किटेक्चर टोटल अलग, नौबत दरवाजे का आर्किटेक्चर उससे अलग, मकई गेट का उससे अलग, 12 पुलिया का उससे अलग। अब ये क्यों बोलते हैं? ये 12 पुलिया क्या चीज है? लोगों को नाम भी मिसप्रोनाउंस किया गया है। इसका पहला नाम 12 पुलिया था। क्यों? तो उसको जो ब्रिज था कनेक्टिंग, उसके नीचे 12 आर्चेस है, जिसको एक आर्च को हम हिंदी में पुलिया बोलते हैं। तो ऐसे 12 थे जो दूसरे कोई दरवाजे के पास वैसे नहीं है। तो लोगों का सिग्निफिकेंस और इसकी अवेयरनेस जब क्रिएट होगी
तो हमारे लोकलाइट्स भी इन चीजों को सेफ गार्ड करने के लिए बाहर आएंगे। इसके लिए क्या आप आंदोलन धरने मोर्चे क्या करने वाले आपकी एनजीओ के मार्फत? ये जो धरने मोर्चे आज हमको करना तो है, बट इसको हम लीगल तरीके से थोड़ा इसको हाईलाइट करेंगे और लीगल तरीके से इस चीज के ऊपर, जैसे अब आज मैंने ये मेमोरेंडम बनाया हूं, अब ये कलेक्टर साहब के थ्रू कलेक्टर साहब को दूंगा और कंसर्न डिपार्टमेंट के सारे ऑफिसर्स को बुला के वहां बैठ के इसके ऊपर क्या होता है। अगर 1 से 2 महीने में ये लोग इसके पीछे अगर कुछ वर्किंग को नहीं लगेंगे तो हम सीधा सीधा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हाई कोर्ट में ये अथॉरिटीज को पार्टी बना के फाइल कर देंगे। क्यों, तो अब दूसरा कोई चारा बचा नहीं है। फंड्स तो बहुत आए अभी तक, स्मार्ट सिटी पे भी आए, G20 के आए, इसका यूटिलाइजेशन कहाँ हुआ? आपके एनजीओ के मार्फत अब तक साल भर में क्या हेरिटेज के ताल्लुक से काम किया है? हेरिटेज के मामले में हमने इससे पहले भी यहाँ पे जो तुम्हारा किले आरक है, मैंने इससे पहले जो तुम्हारे कलेक्टर साहब थे, मैंने उनसे भी इसके ऊपर बात की थी और वो इतना डिलैबिलेटेड उसमें करा, दुनिया भर का एकर्स ऑफ लैंड है उसके साथ लगा हुआ। पहले वहाँ फाइन आर्ट कॉलेज हुआ करता था, आज वो वहां से निकाल के फाइन आर्ट कॉलेज को उसी के प्रेमाइसेस में एक नई बिल्डिंग मिल गई और आज वहां लोग दरवाजे खिड़कियां तोड़ के ले जाके जलतन बना रहे, कोई उसको देखने वाला नहीं है। तो ये सारा हेरिटेज जो है अगर आपने रुकाया तो आज इस रीजन में और इस सिटी के अंदर एक दिन का लोकल टूरिज्म बढ़ सकता है। कॉर्पोरेशन ने दुनिया भर का पैसा डाल के शिवाजी म्यूजियम बनाया, एक गुड कलेक्शन वहां पे रखा, उसके बाद उसका इनकैशमेंट कुछ नहीं है, लॉक पड़ा होता है, थोड़ी देर खुलता है, कुछ लोग गए गलती से तो गए, नहीं तो कोई नहीं। भाई आपको मार्केटिंग करना चाहिए, आपको जिस चीज को टाउन हॉल है उसकी आर्किटेक्चर इतनी अच्छी है, दुनिया भर का पैसा कॉर्पोरेशन ने लगा के उसको डेवलप किया, गेट को लॉक मार के रखा हुआ रहता है। तो कुछ प्रोग्राम्स वहां कंडक्ट करते जाएंगे, लोगों को इन्वॉल्वमेंट होगा, वहां अलग अलग प्रोग्राम्स होंगे, कल्चरल हो, सोशल हो। तो आपका वो यहाँ एक आर्ट गैलरी नहीं है, यहाँ के लोकल आर्टिस्ट के लिए प्रमोशन का कोई चांस नहीं है। यहाँ फेस्टिवल एक होती है वेलोरा फेस्टिवल, उसमें सारा रेवेन्यू और नॉन टूरिज्म के लोग आते हैं जिसको टूरिज्म का एबीसीडी नहीं। टूरिज्म ये टाइम पे होटल्स के ऊपर रूम्स मिलना मुश्किल होते थे, सारे ऑटो रिक्शा वालों को बिजनेस मिलता था, लोकल ट्रैवल एजेंट्स को बिजनेस मिलता था और हर टूरिस्ट प्लॉट पे जितने शॉपकीपर्स है उन लोगों को एक अच्छा बिजनेस था। आज इतना सब होने के बावजूद आज आप सर्वे करने के बाद देख सकते हैं इस सिटी को रेवेन्यू का 1 पैसे का फायदा नहीं है। और जब पोटेंशियल सारा है, फंड्स दुनिया भर के अलॉट होते हैं, कागज पे दिखते हैं, पेपर में पढ़ने को मिलता है, साइट पे कहीं भी नजर नहीं आता, तो ये कब तक अंधा राज चलता रहेगा? अब इसके ऊपर सवाल उठाने का टाइम आ चुका है। हम सिर्फ बातें करेंगे और ये काम छोड़ते रहेंगे, ऐसा अब नहीं चलेगा। आज आपके माध्यम से, ये प्रेस की तरफ से मैं ये अवेयरनेस क्रिएट करना चाहता हूं अमंग ऑल द सिटीजन्स ऑफ औरंगाबाद और रिस्पॉन्सिबल डिपार्टमेंट्स, जैसे यहाँ का MTDC है, महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये ऑफिसर्स जो काम कर रहे हैं उनमें क्या कमी है, दैट रिव्यू शुड बी गिवन टू द कलेक्टर। एडमिनिस्ट्रेशन शुड टेक सीरियस एक्शन अगेंस्ट ऑल द कंसर्न डिपार्टमेंट्स फॉर द लैक ऑफ द फैसिलिटीज एंड द सर्विसेज। दूसरा, कॉर्पोरेशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जब तक कि आपके अप्रोच रोड्स शहर के सबसे बेसिक चीज है ये, जिसको जैसे अपने जीने के लिए अगर ऑक्सीजन लगता है, उसी तरह टूरिज्म के लिए, टूरिज्म डेस्टिनेशन के लिए अच्छे रोड्स और डेवलप्ड सिटी के लिए हाइजीनिक सराउंडिंग्स चाहिए। और कॉर्पोरेशन की टाउन प्लानिंग के अंदर हम सिर्फ रोड्स के बारे में सोच रहे हैं, मगर एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के हिसाब से आज तक हमारे पास कोई प्लानिंग नहीं है। यहाँ का जितना हेरिटेज है, किसी भी हेरिटेज के पास अगर कोई टूरिस्ट जाके देखना चाहे, वहाँ पे पास उसको मिलेंगे एक्सीडेंट के खराब स्क्रैप गाड़ियाँ, या कोई गैरेजेस, या कोई एनक्रोचमेंट, या टपरियाँ खड़ी हुई है। भाई आपको अगर टूरिज्म प्रमोट करना है तो आपको हेरिटेज के पास में एक पार्किंग स्लॉट अवेलेबल करना है, जहाँ पे टूरिस्ट की व्हीकल्स अगर आए तो पार्क कर सके, और टूरिस्ट अगर नीचे उतरे तो उसके अतराफ में घूम के देखने के लायक वो जगह बनाना चाहिए। आज सिटी ऑफ गेट्स बोलते हैं, सिटी ऑफ गेट्स के अंदर आज गेट्स बचे हैं बड़ी मुश्किल से 13-14, बाकी के पूरे आप बार बार सुनते हैं 52 दरवाजे, 52 भाई 52 दरवाजे जिस तरह खत्म होते होते 13 पे आ गए। अगर आप और थोड़े दिन चुप बैठेंगे तो आपको एक भी दिखने को नहीं मिलेगा, तो आपका हेरिटेज बचेगा क्या?
और टूरिज्म बात जब आप करते हैं तो ये अपना तो हमारी बदकिस्मती है, और इसका इफेक्ट किसी को नहीं हो रहा है। ऑफिसर 2 साल रहता, 3 साल रहता, चले जाता है, मगर हम यहाँ रहते हैं, इस रीजन को दिन ब दिन बैकवर्ड से बैकवर्डनेस बढ़ते जा रही, और हमारा यूथ यहाँ से बाहर जाके नौकरी ढूंढता है, उसके लिए उसकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बनते जा रहा है। अगर आज यहाँ पे टूरिज्म का अच्छे से अगर वर्कआउट हो जाए तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में कई लोग हमारे नौजवान एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड जो है वो इस्टेब्लिश होकर अच्छे उसमें खड़े रह सकते हैं, और इस रीजन की किस्मत बदल सकती है। और यहाँ का एयरपोर्ट बनाया इंटरनेशनल, यहाँ पे 2 फ्लाइट्स, एक दिल्ली एक बॉम्बे, बहुत हो गया, कभी एक आध अल्टरनेटिव जाती है हैदराबाद। इसको पूरे यहाँ के मेट्रो से कनेक्टिविटी मिलना चाहिए, गोवा जैसी जगह से इसका कनेक्टिविटी रहना चाहिए, अलग अलग स्टेट के टूरिज्म कैपिटल से इसका कनेक्टिविटी होना चाहिए। अब एक ट्रेन के लिए हमने भेजा था, इससे पहले अश्विनी कुमार वो थे रेलवे मिनिस्टर्स, भागवत साहब के साथ में मैंने उनको मेमोरेंडम एयरपोर्ट पे दिया था, उन्होंने बोला यस विल लुक इनटू दिस। परभनी से ट्रेन जाती थी बेंगलोर, हमने ये डिमांड किया था कि वो ट्रेन परभनी कोई डेस्टिनेशन नहीं है, आप औरंगाबाद से शुरू करो डायरेक्ट, तो 2 स्टेट के टूरिस्ट डेस्टिनेशन ज्वाइन हो जाएंगे, बेंगलोर और औरंगाबाद। तो जहाँ पे कनेक्टिविटी होती है वहाँ टूरिज्म और बढ़ता है। अब जो ट्रेन परभनी से जा रही थी उसको हमने औरंगाबाद के लिए डिमांड किया, यहाँ के हमारे पॉलिटिकल लीडर्स के कानों पे जू भी नहीं रखती, उनको समझ में भी नहीं आता, ना ये यहाँ के खासदार को समझता, ना हम आमदारों को समझते। अब उन्होंने कोई इस पर डिमांड नहीं किया, नांदेड़ वालों ने उसको फाइट किया, नांदेड़ परभनी के बजाय नांदेड़ पे शिफ्ट हो गया, अब वो ट्रेन नांदेड़ से बेंगलोर जाती है। अगर औरंगाबाद से शुरू हो जाती है आज भी, तो ये वही रास्ते से रूट वही रहेगा ना नांदेड़ वालों का नुकसान होना है ना परभनी का होना है, मगर एक औरंगाबाद से स्टार्टिंग पॉइंट मिलता है और एंडिंग पॉइंट ये रहता है, तो डायरेक्ट टूरिस्ट फ्लो होगा 2 स्टेट्स में। डायरेक्ट कर्नाटका से महाराष्ट्र में औरंगाबाद एक टूरिस्ट हब पे गाड़ी अवेलेबल रहेगी तो कोई भी टूरिस्ट आ जाता है। और अपना जोधपुर जयपुर पुराना जो एयरलाइंस का कनेक्टिविटी था वो भी तोड़ दिया है, तो टूरिस्ट डेस्टिनेशन के बीच में टूरिस्ट फ्लो होता है। ये आप डायरेक्ट बड़े उसके ऊपर रखेंगे तो वहाँ से टूरिस्ट डाइवर्ट हो जाता है, आपके रीजन को फिर से बैकअप नहीं रहता है। जितनी कनेक्टिविटी बढ़ेगी उतना आपका पोटेंशियल और टूरिज्म फ्लरिश होगा। सर गाइडिंग भी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जो डायरेक्ट टच टूरिस्ट के डायरेक्ट टच में आता है, तो उसके लिए पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कुछ कोर्सेस, शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट कोर्सेस होते थे जिसमें टूरिज्म के गाइड्स को ट्रेनिंग दी जाती थी लोकेशन वाइज। एमटीडीसी नहीं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टूरिस्ट ऑफिस। अब ये हमारे साथ में ये आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के एक्स सर्विसमैन है, आर्कियोलॉजी के एक्स। मी सर डॉक्टर महेश सरोदे, मी आर्किओलॉजिस्ट आहे, मी PhD केली याच्यामध्ये, पण मी आज इथे एक पर्यटन प्रेमी आणि आर्किओलॉजिस्ट म्हणून इथे आहे उभा। आर्किओलॉजीमध्ये करण्यासारखं खूप काही आहे शहरामध्ये, आणि इथे गाईड्सचा पण एक कोर्स चालवला जातो, टुरिस्ट अधिकृत आपल्या ITDC कडून मिळतात, टुरिस्ट अधिकृत आहेत। पण आमची मूळ मागणी ही होती की ऐतिहासिक औरंगाबादला 400 वर्ष पूर्ण झाली 2004 मध्ये, आता जवळजवळ 425 वर्ष होती, 420 वर्ष व्हायला गेली। आमची एक साधी मागणी होती की औरंगाबाद शहर दर्शन बस सुरू करा, ती मध्ये सुरू केली होती, बस स्टँड पासून जायची, बस स्टँडला संपायची, तर ती 2 टप्प्यात चालायची, सकाळी आणि संध्याकाळी। ती साधी टुरिस्ट बस, सिटी बस, स्मार्ट सिटी बस सुरू झाली, पण एक औरंगाबाद दर्शनची बस काही सुरू झाली नाही। तर ती जरी सुरू झाली तरी औरंगाबादचं टुरिस्ट प्रमोशन चांगलं होईल, कारण आपल्या शहरामध्ये जे काय हैदराबाद पुणे इकडून तिकडून पाहुणे येतात त्यांना फिरवत बसायला शहरातल्या बिझी लोकांना वेळ नाही, तर औरंगाबाद शहर दर्शनची बस सुरू झाली तर ते बऱ्याचशी गोष्ट तिथे होईल, आणि स्वस्तामध्ये आणि चांगल्या पद्धतीने त्याच्यात गाईडही असेल, ऑडिओ व्हिज्युअल असेल, आणि प्रत्येक छोट्या छोट्या टुरिस्ट डेस्टिनेशन पाशी गाडी जाईल, आणि मग तुम्हाला त्या टुरिस्ट गाईड हे घडवतील। आपल्याकडे साहेबांनी, फिरोज खान साहेबांनी सांगितलं त्याप्रमाणे आपल्याकडे खूप सुदैव आहे, आपल्याकडे सर्व भाषेत बोलणारे गाईड्स आहेत। विद्यापीठामध्ये आपल्याकडे फॉरेन लँग्वेज डिपार्टमेंट आहे, आणि त्या डिपार्टमेंटमध्ये फ्रेंच, जर्मन, जॅपनीज साठी खूप मागणी आहे। जॅपनीज शिकून जॅपनीज गाईड कोणी झालं तर त्याला खूप चांगलं करिअर करता येतं इथं। तर आपलं बुद्धी सर्किटशी प्रॉपरली जोडलेलं नाहीये, पण लोक अजिंठा वेरूळ बघायला येतात,
आपल्याकडे गाईड सुद्धा खूप चांगले आहे. आपल्याकडे सर म्हणण्याप्रमाणे इन्फ्रास्ट्रक्चर पोटेन्शियल प्रचंड आहे. फक्त मला एकच म्हणायचंय, अजिंठा वेरूळचं तर प्रमोशन झालेलंच आहे, ते होतच आहे, ते अजून ताकदीने झालं पाहिजे. पण आपल्या लोकांनी औरंगाबाद शहर, अजिंठा वेरूळ, पैठण, शिर्डी, लोणार आणि दौलताबाद ह्याच्या इन्फ्लुएन्स मध्ये औरंगाबाद शहराची अवस्था एवढं लक्ष जात नाहीये. म्हणजे दिव्याखाली अंधार अशी औरंगाबाद शहराची अवस्था झालेली आहे. तर औरंगाबाद शहरही इक्वली तेवढंच महत्वाचं आहे. या शहराने मुघल साम्राज्याचा दख्खनचा सुभा दोनदा राहिलेला आहे आणि औरंगाबाद शहर हे दोनदा भारताची राजधानी राहिलेलं शहर आहे. म्हणून हे ऐतिहासिक शहर आहे. औरंगाबाद शहराने हिंदुस्थानला 4 सम्राट दिले. औरंगजेब धाकटा राजपुत्र होता, तो सम्राट झाला. शहाजहान खुर्रम खान होता, तो शहाजहान झाला मलिक अंबरला हरवून, तो सम्राट झाला. मलिक अंबरला इथं स्थैर्य मिळालं. निजामुल मुल्क इथून फुटला, हैदराबादला गेला, भागानगरला हैदराबादला गेला आणि त्यांनी स्वतंत्र राज्य निर्माण केलं. आणि इथे औरंगजेबाचा तो मुलगा आहे कामबख्श, मोहम्मद कामबख्श आणि दुसरे, तर ते सुद्धा सम्राट झाले. हे शहर काही साधं शहर नाहीये. दिल्ली नंतर किंबहुना दिल्लीच्या बरोबरीने असलेलं लाहोर, दिल्ली, ढाका या पद्धतीचं फार मोठं ऐतिहासिक शहर आहे. याचं खूप टुरिस्ट पोटेन्शियल झालं पाहिजे. मध्यंतरी आम्ही औरंगाबाद शहराची ऐतिहासिक ओळख पुसत चालली होती. ही ओळख आम्ही कायम केली. चतुशताब्दी औरंगाबादच्या या आम्ही जो इश्यू घेतला होता 2004ला, तेव्हा विभागीय आयुक्त भोगे साहेब होते आणि मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख होते. तयारी झाली होती. त्यांनी 2 प्रस्तावही पाठवले. म्हणजे श्रेयवाद जो झाला, राष्ट्रवादी काँग्रेस, राष्ट्रवादी विरुद्ध काँग्रेस, काँग्रेस विरुद्ध राष्ट्रवादी, अशा काहीतरी गोष्टी कोणाला श्रेय मिळाला ह्याच्यावर तो मुद्दा हे होत गेला आणि निवडणुकीची आचारसंहिता लागल्यामुळे पण तो मुद्दा काहीसा बाजूला. यूनिवर्सिटी अजंता में शुरू होने वाली थी. बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी के लिए जापान गवर्नमेंट ने फंड की बात की. अब उतना बड़ा सपोर्ट आपको कौन देने वाला था दूसरा? हमारे पास उसको एनकैश नहीं किया. 300 करोड़ का फर्स्ट फेज में आया था, उसका यूटिलाइजेशन पूरा नहीं हुआ और वो भी रिटर्न हुआ. हमारे रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए पहले दिए था और उसके बाद उन्होंने प्रपोजल दिया था कि एक बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी अजंता पे हम फॉर्म करेंगे. हमारी गवर्नमेंट ने उसका फॉलोअप लेके उसके पीछे आज तक काम नहीं हुआ. अब ये सुनते सुनते 20 साल होते आ गए, ऊपर हो गए. तो आप एक एक जनरेशन को खत्म करते जा रहे हैं. ये जनरेशन्स का लॉस होते जा रहा है. अगर ये एक्शन अगर आप पहले ले लेते तो ये जो जनरेशन 20 साल में कितना फायदा उठा सकती थी इसका. आज हम सिर्फ पॉलिटिकल इश्यूज, ये पार्टी वो पार्टी, ये इसमें उसमें उलझ के रह गए, मगर हमारा जो मेन प्रॉब्लम्स है और जो मेन वो है, इसके तरफ तो कोई भी बात ही नहीं कर रहा है. अब इलेक्शन आने जा रहे हैं, इसके तरफ किसी का ध्यान नहीं है. अब ये सीएम ने इन्होंने ये नाम का नामांकन किया. क्यों किया? कि हमको बोले नाम संभाजी महाराज से बहुत लगा हुआ है. ठीक है, हर एक को लगा हुआ है. तो आप एक पुराने शहर को एक नया नाम देने से शहर का वो खत्म हो जाएगा. तो कम से कम इस शहर की ब्यूटिफिकेशन तो अच्छे से करो. यहाँ का जो हेरिटेज है उसको अच्छे से डेवलप तो करो, उसको प्रिजर्व करो. इस शहर को एक अच्छे उससे डेवलप करके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का सिटी का नाम आने चाहिए. आज आप औरंगाबाद के बारे में या संभाजी नगर के बारे में इंडिया में ही कई जगहों पे जाके बात करो तो लोग बोलते कहाँ है ये. ऐसे भी लोग मिलते हैं आप. तो इसलिए आज हमको ये जरूरत है कि गवर्नमेंट जो फंडिंग्स दे रही है वो एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ दे और वो चेंजेस दिखने चाहिए और लॉन्ग टर्म में इसका बेनिफिट आने वाली जनरेशन्स को होना चाहिए. रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे.